नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणों के बारे में। तो पिछले क्लास में सामान्य और विशेष हमने सीखा था और आज हम सीखेंगे गुण। इसका पहला पार्ट 1। आगे बढ़। गुण ये शब्द जब हम सुनते हैं हमारे जीवन में इसका प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। कोई फूल को अगर हम देखते हैं या फिर किसी इंसान को अगर हम देखते हैं या फिर पक्षी पौधे जो भी है, उन सभी में एक ना एक गुण ज़रूर होता है। यानी वो प्रक्रिया या फिर वो चीज़ जिसके कारण से हम उसके ऊपर या फिर उससे खींचे चले जाते हैं, उस तत्व को, उस चीज़ को हम कहते हैं गुण। यानी गुण एक ऐसी तत्व है एक वस्तु में या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो गुणवान है, वो गुणी है या फिर वो निर्गुण है। जो भी चीज़ है जिसको एक इंसान को या फिर एक वस्तु को या जो भी चीज़ है जिससे हमें ये एहसास दिलाती है कि उसके अंदर क्या मौजूद है। ठीक है। जैसे इस चित्र को देखें तो इस चित्र में देखते समय किसी किसी को ये अट्रैक्टिव लगता है या फिर इस पर प्रभाव रहता है या आकर्षित हो जाते हैं, किसी किसी को नहीं। तो ये अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर रहता है कि ये सुंदर है या नहीं। पर जो भी चीज़ है, सुंदर हो या असुंदर हो, जो भी चीज़ है वो उसका एक गुण होता है और इससे हम प्रभावित हो जाते हैं या फिर उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं, इस तत्व को कहते हैं हम गुण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गुण का लक्षण अगर हम देखते हैं तो गुण जो है वो हमेशा द्रव्य से ही होता है। जैसे पिछले क्लास में हमने सामान्य और विशेष के बारे में जब सीखा था, तो सामान्य जो है और विशेष का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रहता, परंतु उसका अस्तित्व 3 चीज़ों में होता है, यानी गुण, कर्म और द्रव्य। और जब गुण, कर्म और द्रव्य को अगर हम देखते हैं तो द्रव्य पर ही आधार रहता है। कौन जो चीज़ें, वो है गुण और कर्म। तो यहीं पर हमें पता चलता है कि द्रव्य के अंदर गुण हमेशा रहता है और उसका गुण का एक अस्तित्व, जिस प्रकार सामान्य विशेष का भी स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार गुण का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। और गुण स्वयं निर्गुण रहता है और गुण का कोई कर्म नहीं रहता, क्योंकि वो गुण एक्शन या फिर कोई भी आप कर्म नहीं कर सकता। तो ये है गुण का लक्षण। अब जाते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आयुर्वेद ने 41 गुणों को माना है, तो वही मैंने यहाँ पर बताया है, जो कि चरक सूत्र के में पहले अध्याय में बताया हुआ है। जैसे सार्थ, गुर्वादि, बुद्धि और परादि गुण, तो कुल मिला के 41 गुण बनते हैं। तो आज इस भाग एक के अंदर हम सार्थ यानी 5 गुणों के बारे में हम बात करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इसके अंदर इसको ये भी कहा जाता है कि सार्थ गुण वैशेषिक गुण भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशेष यानी इंद्रियों, इंद्रियार्थ इन पर आधारित रहने के कारण इसको सार्थ गुण या वैशेषिक गुण भी कहा जाता है। और ये पंचमहाभूत पर आधारित रहता है। ठीक है। अब पहला वाला है शब्द। अब शब्द जो है ये आकाश महाभूत का देन है और ये कैसे हम इसको अनुभूति करते हैं, ये अनुभव होता है श्रोतेंद्र के द्वारा। यानी हमारे जो कान के अंदर जो इंद्रिय रहता है उसके माध्यम से हम शब्दों का ग्रहण कर पाते हैं, तो वही हम अनुभूत करते हैं श्रोतेंद्र से, और ये बनता है संयोग और विभाग से। ठीक है। तो शब्द होता है आकाश महाभूत से और इसको हम अनुभव करते हैं श्रोतेंद्र से, और इस शब्द बनता है संयोग और विभाग से। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं,
एक ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द जैसे चित्र में बताया गया है और वर्णात्मक शब्द भाषाओं पर आधारित रहता है। जैसे इसका डिफरेंस होता है ये है कि ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि को हम सुनते हैं, यानी उस ध्वनि कहाँ से, जैसे तबला से या फिर कोई फ्लूट से या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी चीज़ है, जो शब्द, जो ध्वनि निकलती है उसको ध्वनियात्मक शब्द कहलाता है। परंतु वर्णात्मक शब्द जो होता है वो उसके अंदर वर्ण रहता है। दोनों ही शब्द होते हैं परंतु एक ध्वनि पर आधारित रहता है और एक वर्ण पर आधारित रहता है। तो वर्ण जो है वो जो बनता है, भाषा जो भिन्न भिन्न भाषाएं होते हैं लेकिन सारे जो है वर्णों का जो प्रयोग लाता है, तो उसे कहते हैं वर्णात्मक शब्द। ये दो हिस्सों में बटा है, सार्थक और निरार्थक। यानी कहीं कहीं क्या होता है कि भाषा में जो प्रयोग में करते हैं तो उसका कभी अर्थ निकलता है, कभी अर्थ नहीं। जो जिसका अर्थ होता है, यानी जो ग्रामेटिकल, जिस प्रकार व्याकरण युक्त अगर हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसका अर्थ रहता है, या फिर हम वहाँ से एक शब्द दूसरे यहाँ से एक शब्द को जोड़े तो उसका अर्थ नहीं बनता। यानी व्याकरण के बिना जो शब्द का जो समूह होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो उससे कहते हैं वर्णात्मक शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरार्थक शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग क्या है, इस ध्वनि से या फिर ये शब्द से इसका प्रयोग होता क्या है। तो आयुर्वेद के अंदर या फिर कोई भी औषध जो भी मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर इसका प्रभाव रहता है। जैसे हम वर्ड्स के आधार पर या फिर किसी साउंड के आधार पर भी रहता है। एक रोगी के साथ किस प्रकार रोग है या नहीं, एक डॉक्टर बात करता है, बात किस प्रकार से करता है, ये शब्दों के माध्यम से ही करता है। और वो वर्ण के आधार पर, वर्णात्मक शब्द से कॉन्वर्जेशन होता है एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। और ऊपर से ये शब्द जो है अष्टांग परीक्षा के अंदर भी आता है। शब्द का बहुत सारे शब्द जैसे फीटल साउंड्स, हार्ट साउंड्स, जो भी चीज़, जो भी ध्वनि, जो भी शब्द हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसको हम उसका प्रयोग में ला सकते हैं एक मेडिकल सिस्टम के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे शब्द में कोई खराबी आ जाती है तो इसका संकेत होता है कि उस बंदे को कोई बीमारी आने वाली है। ठीक है, या फिर ये भी संकेत होता है कि उसकी मौत निकट है, तो मृत्यु होगी, ऐसा भी कहा जाता है कि सडनली या फिर एकाएक उनकी जो आवाज़ है वो बदल जाए तो इसका संकेत मिलता है। तो हमारा जो साउंड है या फिर शब्द है, शब्द का अर्थ या शब्द से क्या यूटिलिटी होता है, तो ये सारी यूटिलिटी ये बहुत कम है और भी यूटिलिटी आप स्वयं बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श। स्पर्श जो है ये वायु महाभूत पर आधारित होता है और इसका हम किस प्रकार से ये अनुभव करते हैं, हमारी त्वचा से, स्किन से हम अनुभव करते हैं। और ये दूसरे भूत भी होते हैं यहाँ पर, पृथ्वी, जल और तेज भी यहाँ देखा जाता है। अब इसके टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्ण शीत स्पर्श। शीत स्पर्श के अंदर जो है वो जल महाभूत उसमें प्रिडोमिनेंट होता है, उष्ण स्पर्श में तेज होता है और अनुष्ण शीत स्पर्श यानी पृथ्वी और वायु दोनों मौजूद रहते हैं। अब अनुष्ण शीत स्पर्श ऐसा होता है, ना वो गर्म है ना वो ठंडा है, वो है अनुष्ण शीत स्पर्श। ठीक है, जैसे अगर हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त बहुत ही गर्म नहीं है, बहुत ही ठंडा नहीं है, अनुष्ण शीत होता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रयोग क्या है। स्पर्श। स्पर्श का प्रयोग, स्पर्श एक अष्टांग परीक्षा के अंदर आता है। स्पर्श से हमें यह एहसास होता है कि वो एक इंसान जिंदा है या नहीं, उसकी मृत्यु हुई या नहीं, इसे हम पता चलता है। जैसे हम हार्ट साउंड से हम सुनते हैं तो उसका अगर ध्वनि नहीं मिलता या फिर
तो हम ये पता चलता है कि उसकी मृत्यु हुई है। तो स्पर्श से ये भी होता है कि अगर इस एक इंसान को, एक बंदे को अगर हम छूते हैं तो वो बहुत ही ठंडा पड़ जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसकी खून की बहाव नहीं है, और इससे हमें पता चलता है या फिर उसकी मृत्यु हो रही है या फिर उसका मृत्यु निकट है। तो ये सभी से हमें इसका प्रयोग हम ले सकते हैं, यानी यूटिलिटी ऑफ स्पर्शा से। तीसरा है रूप। रूप जो है वो अग्नि महाभूत पर आधारित रहता है, और ये हम अनुभव करते हैं चक्षु इंद्रिय से। रूप जो है पृथ्वी जल भूत में भी पाया जाता है। अब रूप का जो टाइप्स है ये नॉर्मली होता है शुक्ल वर्ण का, पीत, रक्त, हरित और कपिश और चित्र वर्ण का भी होता है। इसकी यूटिलिटी प्रयोग हो तो ये रूप जो है ये भी अष्टस्थान परीक्षा के अंदर आता है। अगर एक चीज जैसे कि अगर वो एक नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। जैसे कोई रोगी है तो उसके अंदर इतनी तत्वों की जो इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये हम मूत्र की परीक्षा करते हैं तब पता चलता है, और जो मल है उसका भी पता चलता है। और जैसे आँखों में अगर लालिमा आ जाती है तो कंजंक्टिवाइटिस जैसे हम उसको डायग्नोज कर हम कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सामान्य हो या फिर जो चीज़ हो वो हम इस रूप से हम पता कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि एकदम से ही शरीर के अंदर काला तिल आ जाता है या फिर कोई रंग दूसरा रंग ही हो जाता है, तो ये भी संकेत देता है कि उसकी मृत्यु हो रही है या फिर उसकी मृत्यु निकट है। तो ये रूप का एक थोड़ा बहुत प्रयोग हम देख रहे हैं। इसके बाद आता है रस। रस जो है ये जल महाभूत पर आधारित रहता है, और ये रसनेन्द्रिय से हम उसको परसीव करते हैं, यानी उसका अनुभव हम करते हैं। रस जो है ज्यादातर जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत पर आधारित रहता है, और दूसरे भी आकाश, वायु और अग्नि का भी योगदान है, परंतु जल सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका टाइप्स, तो टाइप्स 6 हैं आयुर्वेद के अनुसार। वो है मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, अब इसकी जो प्रयोगता क्या होता है। रस, रस जो है वो कारण है। किसका कारण है? सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारे शरीर के अंदर हम खाते हैं वो चीज़, जो खाना रस पर आधारित रहता है, यानी वो रस प्रधान रहता है। क्योंकि वो रस प्रधान रहता है, रस आहार रस प्रधान रहता है, तो इसी कारण से ये हमें जीवन देता है, हमारी नरिशमेंट कराता है, बल देता है, और हमारा जो स्वास्थ्य है उसको बनाता है। तो रस का इम्पॉर्टेंस या फिर रस के महत्व ये सारे चीज़ है। और कभी कभार हमारी जो अनुभव करने की जो क्षमता है वो कभी कभार कम हो जाती है, या फिर कुछ बिटर टेस्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, या कुछ ऐसी अबनॉर्मैलिटी जब हमें एहसास होता है तो वो संकेत देता है कि इस बंदे को कोई रोग है। या फिर कभी कभार एक लवण युक्त यानी बहुत ही सॉल्टी चीज़ या बहुत ही नमकीन चीज़ हम खाते हैं परंतु उस बंदे को मधुर लगता है, तो ये भी संकेत है कि उसकी मृत्यु निकट है। तो बहुत सारी चीज़ें से हमें ये रस से हम उसका प्रयोग हम ला सकते हैं, यानी उसकी यूटिलिटी ऑफ रसा। अब आता है गंध। गंध जो है ये पृथ्वी महाभूत पर आधारित रहता है, और ये इस परसीव हम करते हैं, यानी इसका अनुभव हम घ्राणेंद्रिय से, हमारे नाक से हम परसीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टाइप्स होता है सुरभि और असुरभि। सुरभि यानी जो हमारे मन को सुकून दे या फिर हमारे मन को ये कामनेस या फिर पीस दे और हमें सुगंध वाली चीज़ जो है। और असुरभि यानी जिससे हमें घृणा हो या फिर जो हमें अच्छा नहीं लगता वो असुरभि कहलाता है। अब सुश्रुत संहिता के अंदर सूत्र स्थान 46 चैप्टर के अंदर
जो सुगंध और दुर्गंध, इसको भी गुणों के आधार पर सुश्रुताचार्य ने स्वीकार किया है। अब बस हमने इतना तक सीखा, वो है सार्थ गुण के बारे में। तो क्विकली अगर हम रिकैप में करें तो गुण जो है ये हमेशा द्रव्य के अंदर समवाय बंधन में रहता है। समवाय बंधन यानी ये वो एक इंसेपरेबल रिलेशनशिप में रहता है, और इसको अगर हम विभाजित तो नहीं कर सकते। अगर विभाजित हो भी जाए तो वो नहीं, द्रव्य या फिर गुण नहीं रहता। ठीक है। और गुण जो है ये स्वयं, उसका कोई कर्म नहीं रहता, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, उसका कोई स्वयं गुण नहीं रहता, परंतु वो कारण जरूर बनता है। तो ये है गुण के बारे में, यानी सार्थ गुण के बारे में। ठीक है। अगले क्लास में हम पार्ट 2 देखेंगे। कृपा कर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेगा। थैंक यू वेरी मच।